हाँ दादा। मारी की आंखों में आग सी जलने लगी। विकी के बाजू पर चाकू लगा था, जरा सा साइड मार गया, नहीं तो ठीक दिल पे लगता। अपन विकी से कुछ नहीं बोला, समझ गया दादा या माची ने गोली लगने पर गिरते गिरते चाकू मारा है। अपन को पता है दादा का निशाना कभी आउट न जाता, पर गोली अंदर उतर गया था। मगर तुमने ये कैसे समझ लिया कि विकी दादा को मार के आया है और उसका जख्म दादा या माची के चाकू ही का है? शुक्ला ने तमतमाती आवाज में पूछा। अपन उन लोग को जानता है, वो एक नंबर का भड़वा लोग है, अपना माँ बहन को बेचते। वो आदमी का। मारी की जुबान उसके काबू में नहीं रही थी, कहने लगी, उस रात जख्मी हालत में विकी उसके घर आ गया था। वो ना आता तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ये अलग बात है कि इस दौरान कोई दूसरा आके आके दादा के खून का इकबाल ना कर लेता। ये अलग बात है कि इस दौरान कोई दूसरा आगे आके दादा के खून का इकबाल ना कर लेता। मारी ने बताया, जाजी ने वो पीरू की सजनिश पर अपना जुए और शराब का खुफिया अड्डा बंद कर दिया था और पीरू से मुआफी भी मांग ली थी, मगर जाजी बहुत दूर जा चुका था। फिर यह सानेहा सुन के गवाह से विकी आ गया और कई बार आया। वो देखती रही कि वो दोनों कमरे में रात रात भर बंद रहते थे और हर चंद उन्होंने मारी को अपने राजो न्याज में कभी शामिल नहीं किया था, लेकिन मारी के बकौल वो उनकी रग रग से वाकिफ थी। उसने एक बार जाजी को तनबीह भी की कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती ना दोहराए, बहुत पशेमानी होगी। पीरू दादा को अब बम्बई से कहीं नहीं जाना है, इस बार वो मुआफ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मरतबा रियायत देने का कायल है। उसने जाजी को समझाया कि हमारे लिए पीरू दादा से मुफाहमत ही में आफियत है, पीरू के पहाड़ से टकराने में अपना ही नुकसान होगा। वैसे भी पीरू दादा ने हमसे बदसलूकी क्या की है? उसने जाजी को कलाबे के पाड़े का बादशाह बनाया है। मारी अपने शोहर से यही कुछ कह सकती थी। जाजी नाराज होने लगा कि मारी के दिल में ऐसा ख्याल ही क्यों आया। जाजी ने उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि पीरू दादा के लिए उसके दिल में कोई औलाद नहीं। मारी ये सुन के खामोश हो गई, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। उसे मालूम था कि जब तक विक्की जाजी के साथ रहेगा, जाजी के कदम बहकते रहेंगे। फिर जब एक दिन विक्की उसे किसी बड़े अजाब से दो चार कर देगा, तब शायद जाजी की आंख खुले। उसने कई बार अपने शोहर को विक्की से दूर रखना चाहा, मगर कामयाब ना हो सकी। जितना वो जाजी को विक्की से दूर रखती, विक्की उतना ही उसके करीब हो जाता। विक्की के गवाह से बार बार बंबई आने के बावजूद उसका जाजी के पाड़े पर ना जाना, अपनी आमद महज घर तक महदूद रखना, अपनी सरगोशियों में मारी को शरीक न करना, जाजी की मुस्तकलन पीरू के पाड़े पर हाजिरी और आजिजी, यक अपनी बीवी से जाजी का बदला हुआ रवैया, खुश कलामी और खुश एतवारी, विक्की का एहतराम। मारी ने रूंधी आवाज में बताया कि सब देख के उसे धड़का लगा हुआ था। उसके ख्याल में जाजी और विक्की की साजबाज पूरे सरार किस्म की सरगर्मियों का यही मकसद हो सकता था कि वो जुए शराब का मुनफ़त बख्श अड्डा दोबारा खोलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। सोने का ये दरख्त पीरू दादा ने एक ही ठोकर में उखाड़ दिया था। उसे दोबारा पीरू दादा की आंधी से महफूज रखने की तदबीर यही हो सकती थी कि अब के अड्डा किसी दूसरे मुकाम पर खोला जाए जहाँ पीरू दादा की रसाई न हो सके। लिहाजा पीरू दादा को किसी मामले में उलझाने की साजिश की जाए, पुलिस वगैरह का कोई चक्कर चलाया जाए या शहर के दादाओं को बरगलाया जाए, ताकि पीरू आइंदा इस किस्म की इनफरादी आज़ादियों पर असरअंदाज न हो सके। मारी को यकीन था कि इससे ज्यादा उनके बस में नहीं है, और वो दादा को तो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी रही सही भी हाक में मिला लेंगे। जाजी और विकी की तमाम कमीनगी और मकारी के बावजूद मारी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो दोनों दादा का पत्थर हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का इरादा किए हुए हैं। वो इतने अंधे, इतने पागल हो गए हैं। हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले मारी ने माहम के पाड़े जाके पीरू को इशारा भी कर दिया था कि जाजी का दिमाग अभी पूरी तरह ठीक नहीं मालूम होता। पीरू हंसने लगा और मारी से बोला कि हो जाएगा, वक्त गुजरने पर खुद ठिकाने पर आ जाएगा। मुंह को लगा खून इतनी आसानी से नहीं छूटता। वो चली आई, ताम विकी और जाजी की टो में लगी रही। इससे उसे इज़्तिराब के सिवा कुछ नहीं मिला। 4 दिन पहले विकी फिर घर आया और तबीयत की नासाजी का बहाना करके ज्यादातर घर में बंद रहा। इस मर्तबा टॉमी भी उसके साथ था। मारी ने उसके घर से चले जाने के बाद उसके सामान की तलाशी भी ली थी और सामान में बंदूक देख के उसका माथा ठुनका था। एक बार उसके जी में आया कि वो विकी का काम तमाम कर दे। मारी बुलबुलाती आवाज में बोली, काश उसमें ये हौसला आ जाता तो आज ये सब बदला हुआ होता। मारी के कहने के मुताबिक उसने एक आदमी के जरिए विकी और टॉमी की आमद की इतला माहम के पाड़े पर बैठे जाजी को पहुंचा दी थी। जाजी अपने अजीज दोस्त विकी को देखने नहीं आया था। उसकी अलालत की खबर सुन के भी वो नहीं आया। वो माहम के पाड़े पर डेरा जमाए रहा। हालांकि 3-4 दिन से पीरू अपने पाड़े की बजाय अंधेरी के पाड़े में मुकीम था और उसकी अदम मौजूदगी में माहम के पाड़े पर जाजी के टिके रहने का कोई जवाज नहीं था। दूसरे दिन वो घर आया तो हासी उजलत में था। थोड़ी देर रुका, फिर चला गया। मारी को हैरत हुई। उसने विकी से अपनी गैर हाजिरी का ना कोई उज़र किया, ना विकी ने उससे शिकवा किया। उस रात सूरज गुरूब होने के बाद विकी और टॉमी गवा जाने का कहकर निकले थे, अपना मुख्तसर सामान लेके, जिसमें बंदूक भी थी। मारी ने सुकून की सांस ली। विकी के चले जाने पर हमेशा उसे सुकून नसीब होता था, मगर रात गए विकी जख्मी हालत में वापस आ गया। उसने मारी को बताया कि वो गवा नहीं जा सका, रास्ते में उसका झगड़ा हो गया था।
सामान भी उससे छीन गया है। यूँ समझ लो कि जान बच गई। मारी ने बज़ाहिर हमदर्दी का इजहार किया। इस मरतबा विकी की आमद से उसका सीना ऐसा मुतलातिम नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कुदरत ने खुद विकी को उसके पास भेजा हो। विकी उसके रहमो करम पर था। उसने सोचा कि विकी का शगाफ और गहरा कर दे और पुलिस को खबर कर दे कि जख्म खुर्दा विकी उसके घर में मौजूद है। लेकिन उसने ये सोच के तहम्मुल किया कि उजलत में उठाया हुआ कोई कदम उसके लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब न बन जाए। बहरहाल उसने तय कर लिया था कि विक्की से निजात की एक ही सूरत है, विक्की की मौत। ये बात पहले भी कई बार उसके दिमाग में आई थी, लेकिन पहले अगर ये कोई ख्वाहिश थी तो अब इसने फैसले की सूरत इख्तियार कर ली थी। अपने अज़म की इस्तवारी और तवानाई पर उसे एक गुना ढारस सी हुई। मारी के बकौल बस उसे मुनासिब मौके का इंतजार था। मारी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। विठल चुप बैठा उसकी सूरत तक रहा था। शुक्ला ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया कि मारी दोबारा जुबान खोले, मगर मारी की आंखों में आंसू तैर रहे थे और कहने के लिए उसके सिवा उसके पास शायद कुछ नहीं रह गया था। मगर ये बहुत नाकाफ़ी है, शुक्ला मुतहश लहजे में बोला। विकी और जाजी को मुजरिम करार देने के लिए यह सबूत नाकाफ़ी है। मारी ने बेचारगी से उसे देखा, जैसे उसकी समझ में शुक्ला की बात ना आई हो या कोई जवाब न बन पड़ रहा हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो विकी ही था? शुक्ला ने बेताबी से कहा। विकी दादा के चाकू से जख्म लगवा के आया था। उसने तुम्हें बताया? किसी और ने? या महज तुमने पीरू दादा के कत्ल की खबर सुन के ये समझ लिया? विकी और जाजी की कोई बात दादा के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का कोशिश के बावजूद तुम्हें पता नहीं चल सका था। जैसा कि तुमने कहा, तुम समझती थी कि वो दोनों पीरू दादा से छुप के अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की तदबीरें कर रहे थे और उनमें ये जुर्रत नहीं। पर अभी कौन दादा का? मारी चीख कर बोला। क्या बोलते हो साहब? विठल ने तलखी से कहा। दादा, शुक्ला तेज आवाज में बोला। पुलिस अदालत में मारी से सवाल करेगी कि करे साहब, विठल ने कहा। अब आप ठेका लगाते रहो, इसके पास दूसरा जवाब किधर है? और फिर क्या आप इसको थपकी दे के घर को लौटा दोगे? शुक्ला के होंठ फड़फड़ा के रह गए। कमरे में सकूत छा गया। पहरेदार दरवाजे पर मंडला रहे थे। ठीक है री। विठल यकायक उठ गया। कुछ हो रह गया तो बोल दे। मारी पर हफकान सा तारी हुआ। वो भी उठ खड़ी हुई। तुम जा रहे हो दादा? बच्चों का पता बोल दे, विठल ने बिनबिनाते लहजे में कहा। मारी सरतपा लरसने लगी और गकियाने लगी। उनको कुछ मत बोलने का है, एक बात भी नहीं। अभी हो सके तो उनको पूना ही में रोके रखने का है। बोल देना तुम्हारा माँ बाप दोनों मर गया, कुछ भी बोल देना। अपुन ने बच्चा लोग से अभी तक अक्खा छुपा के रखा है। उनको नहीं बोला कि उनका बाप पाड़ा चलाता है और अपुन उनको कुछ नहीं पता। अभी छोटा है वो लोग। ये सब देखेगा और सुनेगा तो कुछ नहीं पढ़ सकेगा। अपुन के पास मारी ने अपने लिबास में कहीं छुपी हुई पोटली जैसी कपड़े की थैली निकाली और विठल के कदमों में डालते हुए बोली, ये उसकी जमा पूंजी है। ये क्या है? विठल ने थैली उठा के हिलाई। वो जेवरात ही होंगे, सिक्के और अशरफियां वगैरह। उनकी झनकार से विठल की भवें सकड़ गईं। मारी ने विठल के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा के बोली कि ये इतना ज्यादा नहीं है, मगर यही कुछ उसके पास था। ये माल चंद साल जरूर उसके बच्चों की कफारत कर सकेगा। अपने पास इसकी कमताई नहीं है री, विठल ने उलझे हुए लहजे में कहा। वो थैली वापस कर देता, लेकिन उसे ख्याल आया कि हवालात में मारी को इससे क्या गरज हो सकती है। मारी कहने लगी कि सुबह उन दोनों को खत्म कर देने के बाद वो अपने सीने में भी खंजर भोंक लेती, लेकिन ऐन वक्त पर उसका हाथ रुक गया, क्योंकि विठल से बात करने के लिए उसे कुछ देर और जिंदा रहना चाहिए था। वो ये बातें कर रही थी और उसकी आवाज़ तड़प रही थी। उसका सारा वजूद लर्जा था। कहने लगी, दादा ने मेरे और विठल के बारे में उसे बहुत कुछ बताया था। बम्बई से जाने से पहले और आने के बाद भी दादा ने उसे बताया था कि विठल से मिलकर ऐसा लगता है जैसे किसी तवील ख्वाब से आंख खुल गई हो। अपने अधूरेपन का एहसास उसे विठल से मिलके हुआ था। मारी वही कुछ कह रही थी जो मेरे और विठल के बारे में पीरू की जुबानी सुन सुन के पांडे, स्कंदर और पाड़े के दूसरे दादा हमसे कह चुके थे। आदमी चला जाए तो ये सारा शहद जहर बन जाता है। पीरू ने मारी से कहा था कि अब वो एक बड़े कुनबे वाला आदमी है। एक भाई और बेटा ही नहीं, उस कुनबे में इसके और भी कई बुजुर्ग, कई बेटे बेटियां हैं। उसने मारी से कहा था कि अगर सच पूछो तो अब उसे पाड़े से कोई दिलचस्पी नहीं रही। पाड़े का कोई इंतजाम करके वो बाकी जिंदगी विठल के साथ गुजारना चाहता था, अपने खानदान के साथ एक राहत कदे में। मारी ने इल्तिजा की थी कि पीरू अपने उस कुंजे आफियत में कोई गोशा उसके लिए भी महफूज रखे। उसे भी तो वो अपनी बेटी कहता है। मारी ने उसे कहा था कि वो भी बहुत थक चुकी है, उसका बस चले तो वो कहीं दूर चली जाए। उसे जाजी की भी ऐसी परवाह नहीं। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खुद को वक़्फ़ कर देना चाहती है ताकि उन पर माँ बाप की छूट न पड़ने पाए। पीरू ने हामी भरी थी कि मारी को भी वो कलाबे से अपने साथ ले जाएगा, मगर ये सब कुछ आने वाले वक्त पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्द पाड़े से निजात पाता है। ये किनारा कशी इतनी आसान नहीं थी। मारी के सरार पर पीरू ने वादा किया था कि वो मुझे और विठल को लेकर उसके घर आएगा और उसके हाथ की भुनी हुई मछली और तले हुए झींगे खाएगा। ये चीज़ें पीरू को बहुत मरगूब थी। मारी बज़म खुद गिनती के उन चंद लोगों में थी जो पीरू के घर, उसकी बीवी और बेटी के बारे में कुछ जानते थे। हालांकि वो पीरू से इतने तले के खातिर के बावजूद
उसके घर कभी नहीं जा सकी थी। मारी मुसलसल रो रही थी। विठल कमरे से निकल गया, उसके पीछे पीछे शुक्ला और मैं भी। मारी की सिसकियां हमें दूर तक सुनाई देती रहीं। कई अफसरान मौजूद थे और शोर गूंज रहा था। शुक्ला को देखकर सब खड़े हो गए और सन्नाटा छा गया। हैट मेज पर पटक के शुक्ला दरमियान की कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी हदायत पर वो सब कमरे से चले गए थे, लेकिन शुक्ला देर तक हमारी मौजूदगी से और अपने आप से भी बेखबर सा बैठा रहा। विठल ने भी जुबान नहीं खोली, बीड़ी फूकता रहा। अर्दली चाय की ट्रे लेकर आया तो शुक्ला को कुछ होश आया और कुर्सी पर उसका बिखरा हुआ जिस्म सिमट गया। अर्दली ने चाय बनाने के लिए उसे इजाज़त तलब की थी। शुक्ला ने झिड़कने के अंदाज में उसे मना कर दिया और खुद अपने हाथों से प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। मैंने चाहा कि उसके हाथ से चायदानी ले लूं, लेकिन मैं सोचता ही रह गया। मेरे हाथ पांव अकड़े हुए थे। मैं इनकार भी ना कर सका कि मुझे चाय की कोई ख्वाहिश नहीं है। उसने प्याली मेरे आगे रखी तो मैंने किसी मामूल की तरह तामील की। शुक्ला ने चंद घूंटों में चाय खत्म कर ली थी। कृष्णा जी की तरह उसके चेहरे से भी किसी तासुर का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं था, लेकिन सरे दस्त जैसे उसके इख्तियार में कुछ नहीं था। आदमी बहुत समंदर है, पर समंदर है नहीं। समंदर का प्याला भी कभी तंग पड़ जाता है। शुक्ला की आंखों में धुंध सी भरी हुई थी, चेहरा भी जलसा रहा था। फिर दफतन जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने घंटी बजाई। अर्दली के आने पर शुक्ला ने नाम ब नाम कई अफसरान को तलब किया। वह बाहर मुंतजिर ही खड़े थे। इधर अर्दली गया, उधर वो कमरे में दाखिल हुए। ये वही अफसरान थे जिन्हें कुछ देर पहले शुक्ला ने कमरे से चले जाने का हुक्म दिया था। उसने उनसे कुर्सियों पर बैठ जाने को भी नहीं कहा और मुंतशर लहजे में मारी के बारे में पूछा कि कोई ताज़ा रिपोर्ट हो तो उसे मुतला किया जाए। एक पुख्ताकार ऑफिसर ने, जिसे शुक्ला ने पाटल के नाम से मुखातिब किया था, एक कदम आगे आके ठहरी ठहरी आवाज़ में बताया कि मारी के घर से मजीद कोई काबिल जिक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। मकान के इर्द गिर्द से पुलिस का पहरा हटा लिया गया है, ताहम चंद सिपाहियों पर मुश्तमिल नफरी मकान पर तैनात है। पाटल के पहलू में खड़े हुए एक दूसरे ऑफिसर ने दरमियान में दखल दिया और मदबाना लहजे में कहा कि पुलिस ने घर के अंदर तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जिस कमरे में खून हुआ था उसका सारा फर्श लुथड़ा हुआ था। पुलिस ने फर्श साफ करा दिया है। घर की अलमारी का ताला तोड़ने पर पुराने तर्ज की एक बंदूक निकली है। वो इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। संदूकों और मचान पर पड़े काठ कबाड़ की तलाशी के दौरान मुख्तलिफ किस्म के चंद चाकू भी बरामद हुए हैं और कारतूसों के डिब्बे भी। इसके अलावा एक तमंचा, हारमोनियम और शराब की बोतलें, देसी विलायती दोनों किस्म की। गुज़िश्ता रात वारदात वाले कमरे में यकीनन शराब पी गई थी और सिर्फ 2 ही आदमी शरीक थे। कमरे में खाली बोतल के साथ 2 गिलास पाए गए। सारे घर में रुपए, पैसे और जेवरात वगैरह जैसी कोई चीज़ पुलिस को नजर नहीं आई। घर की तमाम चीज़ें सलीके से रखी हुई थी। किसी जगह बेतरतीबी के आसार नहीं थे और घर में ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी। सामान से अहले-खाना की नफासत, हुस्न ज़ौक़ और नज़्म ज़ब्त का अंदाज़ा किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर बेशतर अंग्रेजी में मुखातिब था। दरमियान में कहीं कहीं हिंदुस्तानी भी उसकी ज़ुबान पर आ जाती। जाने क्यों बार बार उसकी नज़र मुझ पर और विठल पर मंडलाती थी और उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। उसके बयान के मुताबिक मारी आज वक्त पुलिस स्टेशन आई थी। वो कह रहा था, वारदात के वक्त से पुलिस स्टेशन आने तक की मुद्दत के दौरान मारी घर में क्या करती रही, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। हमें ऐसा लगता है कि मारी ने खासी देर घर ही में लगाई। उसने रुपए, पैसे, जेवरात वगैरह का कोई इंतजाम किया या कुछ और। मुमकिन है पुलिस स्टेशन आने और एतराफ़ करने का फैसला करने में उसे कुछ देर लगी हो। खंजर पर मारी की उंगलियों के निशानात हैं। किसी पड़ोसी ने शोरगुल की आवाज़ नहीं सुनी। क्यास है कि अव्वल सुबह जब जॉर्जी और विकी सो रहे थे, कमरे बंद करके मारी ने उन्हें ख़त्म किया। दोनों गहरी नींद और गहरे नशे में थे। महल्ले के लोगों के बयानात से जाहिर होता है कि पड़ोसी जॉर्जी के घर से दूर रहने ही में आफियत समझते थे। गिनती के चंद पड़ोसियों के सिवा उसके घर किसी का आना जाना नहीं था। जॉर्जी की वजह से वो मारी से भी कनारा किए रहते थे। हालांकि उनकी नज़रों में मारी को एक खुशवज़ा, दर्दमंद और मजलूम खातून का दर्जा हासिल है। मारी के बच्चे बहुत से पड़ोसियों ने नहीं देखे। किसी के पूछने पर मारी ने बताया था कि उसने दोनों बच्चों को अपने एक अजीज़ के यहाँ पूना भेज दिया है। मौजूदा मकान में मारी और जॉर्जी को रहते हुए चंद साल से ज़्यादा नहीं हुए। इससे पहले वो कलाबे के गुंजानाबाद एसाई पाड़े में रहते थे। विकी के बारे में भी महल्ले वालों को कुछ इल्म नहीं, बस इतना ही कि वो कभी कभी उसे जॉर्जी के घर आते जाते दिखते और गवाह में मुकीम जॉर्जी के एक रिश्तेदार की हैसियत से जानते थे। जिस वक्त महल्लेदारों से पूछगिछ की जा रही थी, उन्हें जॉर्जी के घर में होने वाले किसी हादसे का इल्म नहीं था। पुलिस को अपने इलाके में जॉर्जी के घर पे देख के वो परेशान हुए थे, लेकिन सिर्फ जॉर्जी का घर पुलिस का मरकज़ो महवर था, इसलिए उनकी तशवीश दहशत में नहीं बदली।
उनके ख्याल में जाजी के यहाँ किसी वक्त भी पुलिस दस्तक दे सकती थी। उन्होंने सुबह सिर्फ मारी को देखा जब वो थाने जाने के लिए घर से निकली। किसी को उसकी रफ्तार से कोई शुबा नहीं हुआ। उसने कई पड़ोसियों के सलाम का जवाब हंदा पेशानी से दिया। वो इन्हें मामूल के मुताबिक पुरसुकून और खामोश नजर आई। इंस्पेक्टर कुछ और कहना चाहता था मगर शुक्ला ने उसे रोक दिया और एक तीसरे ऑफिसर की जानिब उंगली उठाई जो अपने साथी की खामोशी का मुंतजर था। शुक्ला को उससे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। औसत उम्र के उस ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टरों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक विकी के बाएं बाजू पर चाकू का एक गहरा जख्म लगा हुआ है। डॉक्टरों की राय में यह जख्म ताज़ा नहीं, कई दिन पहले का है। दोनों मकतूलीन को एक ही हंजर से ख़त्म किया गया है। एक ही लम्हे में और एक ही वार पर इक्तफा नहीं किया गया। पैर दर पे कई वार किए गए कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने कमोबेश एक ही वक्त आखिरी सांसें ली। इंस्पेक्टर ने शुक्ला को बताया कि डॉक्टरों की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है और बज़ाहिर किसी पेचीदगी का इम्कान नहीं है। शुक्ला के इस्तफसार पर पुख्ताकार ऑफिसर ने बताया कि कलाबे के पाड़े से जाजी के कई साथी हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन बाकायदा तफ्तीश अभी शुरू नहीं की गई है। शुक्ला ने उसे कहा कि टामी नामी गवाह के एक नौजवान दादा के बारे में मालूमात हासिल की जाए। हो सकता है वो गवाह की तरफ निकल गया हो और गुज़िश्ता 3 दिनों के छापों में गिरफ्तार हो गया हो। वो कहीं भी नजर आए उसे हिरासत में ले लिया जाए। अगर वो पहले से पुलिस की तहवील में है तो उसे कलाबे के थाने मुंतकिल कर दिया जाए। ये कौन है जनाब? पाटिल ने हैरानी से पूछा। क्या ये भी? शुक्ला ने तुंदी से कहा। एहतियातन कोई हरज नहीं है। फिर शुक्ला ने खुद ही तरदीद की। ये शख्स भी एक कड़ी है पाटिल, और अब पुलिस को शिद्दत से मतलूब होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही समझो। तीनों अफसर दरवाज़ा अबूर किया चाहते थे कि शुक्ला की आवाज़ पर ठहर गए। शुक्ला ने पाटिल को मुखातिब करके मारी का ख्याल रखने की हदायत की और कहा कि उसे किसी दूसरे रोशन और हवादार कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए। नेज़ मारी से मुतालिक अदालत में दाखिल किए जाने वाले तमाम कागजात पहले शुक्ला के सामने पेश किए जाए। तीनों अफसरों के चेहरे खिंच गए थे, ताहम उन्होंने मुस्तैदी से सर हिलाया और कमरे से निकल गए। लम्हे गुजर गए। उनके जाने के बाद शुक्ला साकित बैठा रहा। मेरी नज़रें उस पर जमी हुई थी। खासी देर हो गई तो विठल ने धीमी आवाज़ में कहा, अपनी छुट्टी करो साहब। अब हाँ हाँ, शुक्ला सटपटा सा गया। ठीक है, वो खोए खोए लहजे में बोला, आप लोग को अब जाना चाहिए। बोलोगे तो फिर आ जाएंगे, नहीं तो आदमी भेज देना। शुक्ला ने जवाब नहीं दिया, कुछ सोचता रहा। विठल उठने लगा तो शुक्ला इज़्तिरारी लहजे में बोला, 1 मिनट ठहरो दादा। विठल कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। दादा, वो कहती है। उसे यकीन था कि पीरू को ख़त्म करने वाले वही 2 थे। ये खून उसके यकीन का सबूत है, लेकिन दादा, उसका यकीन गलत भी हो सकता है। पर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, शुक्ला तेजी से बोला। लेकिन दादा के कातिल फिर रह जाते हैं और पुलिस का काम ख़त्म नहीं होता, समझे दादा? पुलिस का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, विठल ने सपाट से लहजे में कहा। फिर आप लोग का क्या होगा? हाँ, ये भी ठीक बोलते हो दादा। थोड़ा ध्यान दे तो एक बात बोलें साहब, विठल ने एक लहजे के तौक़ुफ़ के बाद कहा। क्या क्या बात है दादा? हो सके तो आप अंधेरी के राजन दादा को छोड़ दो। मुझे भी हैरत हुई। शुक्ला भी चौंक पड़ा। राजन? कौन राजन? अंधेरी में शीला नाम की जिस औरत के खून में उसको अंदर रखा गया है। हाँ हाँ, लेकिन उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? समझे तो बहुत निकल सकता है। क्या मतलब? साफ साफ बोलो दादा। सब साफ है साहब। अभी पुलिस ने उसका खोज कब लगाया है? हाँ, नहीं लगा सकी है, लेकिन पुलिस ने अंधेरी के इलाके से और गिरफ्तारियां की हैं। वो कुछ कम उलझा हुआ मामला नहीं है, मगर शुक्ला बिफरी हुई आवाज़ में बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? ख़त्म होने से पहले पीरू दादा 3-4 दिन से उधर अंधेरी में था। अंधेरी का पाड़ा माम के पाड़े से जुटा हुआ है। दादा को पता लगने पर उधर जाना था। आप शायद जानते हैं पहाड़ों में ऐसा ही होता है। आगे बोलो दादा। दादा ने उधर पहुंच के सारी घुमा फिरी छाना फटकी की थी और थाने जाके बोला था, राजन कभी ऐसा नहीं कर सकता। राजन कोई जन्हा भंडेला नहीं है जो एक औरत पर हाथ उठाए। जिस टाइम राजन की रखेल का खून हुआ, राजन उसके पास नहीं था। मुझे ये केस किसी हद तक मालूम है। मालूम भी अभी पीरू माची केस की छानबीन के दौरान हुआ। तुम ठीक कहते हो। पीरू दादा 3-4 दिन से अंधेरी में था और उसने राजन को बेगुनाह करार देने की बहुत कोशिश की थी। वो बार बार पुलिस से यही कुछ कहता रहा। उसने चंद ऐसे लोगों के नाम सबूत के तौर पर बताए जिन्होंने राजन को उस रात उसके घर से बाहर देखा था। उस रात राजन अपनी रखेल के साथ घर पे ही था साहब। शुक्ला कुर्सी पर सीधा हो गया। पर कोई हराम का उधर दुहाई देता हुआ आया और राजन के पुराने असामी किसी सेठ साहूकार का नाम ले लेके बोला उसके यहाँ चक्कर हो गया है और पुलिस आई पड़ी है। ये सुन के राजन उल्टा हो गया। रखेल से बोल के बाहर को निकला। उधर सेठ के ठिकाने पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। लौट के रखेल के पास आया तो वो ठंडी पड़ चुकी थी।
राजन यही कहानी सुनाता है। शुक्ला ने बरहमी से कहा। सेठ के आदमी भी यही कहते हैं कि उस रात राजन घबराया हुआ सेठ के घर आया था। वहां सन्नाटा देके गालियां बकता लौट गया। पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं है। इसी बीच उस औरत का कत्ल हुआ। सेठ के यहाँ हंगामे की खबर सुन के घर से निकलने और घर वापस आने का अरसा इतना कम है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बिल्कुल अजनबी आदमी के आने पर राजन कुछ समझे सोचे बगैर घर से निकल जाता है। आदमी से कुछ पूछता पाछता और रोक के साथ चलने को नहीं कहता। अब बहरहाल पुलिस ने अदालत में ये केस पेश कर दिया है। राजन छूट भी सकता है, सजा भी पा सकता है। पर वो राजन नहीं था। ये तुम कैसे कह सकते हो? किस बुनियाद पर? राजन को हम नहीं जानते, पर वो पाड़े का दादा है। अंधेरी के पाड़े की गद्दी का दादा। ऐसे ही कोई पाड़े की गद्दी पर नहीं बैठ जाता। पीरू दादा ने हमको उसके बारे में सारा बोला था। दादा हमसे झूठ नहीं बोल सकता, और शायद हम आपसे। अब अदालत भी नहीं हो जो हमको कांटे पर रख के जुबान खोलनी पड़े। राजन अपनी रखेल को बीवी की तरह रखता था। उसको ख़त्म करने के लिए राजन के पास आदमी लोगों की कमी नहीं थी। राजन की जगह कोई भी होता तो खबर सुन के घर में नहीं रुक सकता था। उस आदमी को नहीं जानता था, पर जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। कोई भी आदमी उसे खबर देने आ सकता था। उसको रोक के और आगे पीछे का जान के घर से निकलने वाला कोई और होता। साहब, पाड़े का दादा नहीं होता। दादा अपने बल पे भरोसा करता है। घर में छुप के नहीं बैठ जाता। ज़्यादा दूरी नहीं थी और आदमी ने नाम ऐसे सेठ का बोला था कि राजन को घूम जाना था। अपनी रखेल से बोल के वो घर से निकला और जल्दी लौट आया। आया तो सारा बिगड़ा हुआ था। राजन को फिर क्या करना था साहब? शुक्ला विठल की सूरत देखता रहा और कसमसाती आवाज में बोला, राजन को पास पड़ोस को जगाना चाहिए था। विठल ने उससे कहा कि शोर मचा के राजन तमाशा बनाता और लोगों को शहादत में शामिल करने की कोशिश करता। क्या इस तरह वो इल्जाम से बरी हो जाता? राजन को सब जूं का तू रहने देना चाहिए था। कोई चीज छेड़ना नहीं चाहिए था। वो महल्ले में हंगामा नहीं करता। मुश्किल वक्त में पाड़े के दादा का कोई दोस्त नहीं होता। राजन को बहुत अहम फैसला करना था, एक दादा की तरह। उसने जब्त और हौसले का सबूत दिया और यही मुनासिब समझा कि अपने पाड़े जाके पहले अपने आदमियों को बताए, फिर पुलिस को खबर करे। राजन ने यही सोचा था कि पुलिस ने फंदा डाल दिया है, मगर पुलिस नहीं समझती कि राजन घर से निकला था। सेठ के आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। पुलिस का ख्याल है कि ना कोई आदमी आया, ना राजन किसी सेठ के यहाँ गया, ना वहां से लौट के घर आया। तो पुलिस को कैसे पता चला साहब? विठल ने जहर हंस से कहा। पुलिस को? शुक्ला पहलू बदलने लगा। मुझे इल्म नहीं कि पुलिस को इस वारदात का कब और कैसे इल्म हुआ। आपने को पता है? विठल ने सर्द लहजे में कहा कि राजन के जाने के बाद किसी ने शोर मचा के महल्ले वालों को मतवजो किया कि अंदर घर में कोई गड़बड़ है। उसने चीखें सुनी है और गली में एक शख्स को भागते हुए देखा है। वो राजन की तरफ इशारा न करता तो भी उसका शोर मचाना ही काफ़ी था। हवास पाख्ता पड़ोसी घरों से बाहर निकले। उन्होंने उस औरत के घर पर दस्तकें दी। जवाब नहीं मिला तो उन्होंने किसी गश्ती पुलिस वाले को ढूंढा। सारा माजरा उसे सुनाया और यूं वो घर में दाखिल हुए जहां मामला कुछ और था। हाँ, शायद तो यही कुछ पेश आया, शुक्ला तजबजब से बोला। वो लंबे कान वाला जना कौन था जिसने फील मचा के पास पड़ोस की नींद चौपट की? किसी को इतनी जल्दी पता चल गया कि इधर अंदर से खून की बू आती है? पड़ोसी बोलते हैं उन लोगों ने कोई शोर शराबा नहीं सुना, सड़क पर चलने वाले ने सुन लिया। शुक्ला मुस्तरबाना अंदाज में सर हिलाने लगा। विठल ने उससे कहा कि वावेला करने वाले अपनी चीख पुकार पर गली में इकट्ठा होने वाले पड़ोसियों को बताया कि उसने फलां घर से चीखें सुनी है और गली में एक आदमी को भागते हुए देखा है। यानी बैक वक़्त या चंद लम्हों की ताखीर से दोनों काम हुए, चीख सुनना और गली में आदमी देखना। उसने चीख पहले सुनी या आदमी पहले देखा? उसने पहले आदमी को देखा और चीख बाद में सुनी। तो गोया औरत उस वक़्त जिंदा थी और राजन एक औरत को जख्मी करके घर से भाग रहा था। और बिलफरज राहगीर ने चीख पहले सुनी जब वो घर से कुछ फासले पर था और राजन को घर से निकलते हुए बाद में देखा। जब राहगीर घर से कुछ करीब हो चुका तो उसने राजन का नाम नहीं लिया। कोई भी हो सकता है। पड़ोसियों की नज़र में उस औरत के हवाले से वो राजन के सिवा कौन हो सकता है? मगर राजन ही क्यों? अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि राहगीर ने राजन का नाम भी ले दिया था, किसी खौफ से उसने राजन के दूर चले जाने का इंतज़ार किया, तब शोर मचाया, मगर वो खुद कहाँ चला गया? क्या वो पुलिस को दस्तयाब हो गया? पड़ोसियों ने उसे कहाँ खो दिया? वो इन्हें जगा के फिर कहाँ गायब हो गया? उसे किसी ने तलाश किया? विठल चुप हो गया और नई बीड़ी सुलगा के कश लेने लगा। तुम फिर क्या समझते हो दादा? शुक्ला बेचैनी से बोला। आप वर्दी वाले हो और बड़े ऑफिसर हो, आपको हमसे ज़्यादा छल नहीं करना आता है। हम आगे क्या बोलें? मैंने तुम्हें बताया दादा कि मैं इस केस से इतना बखबर नहीं हूँ, लेकिन अगर इसका ताल्लुक पीरू दादा से निकलता है तो मैं जानना चाहूँगा। तुम बोलो दादा। शुक्ला की आवाज़ में इसरार शामिल था।
विठल ने उसे बताया कि रात का वक्त था, गली सुनसान हो चुकी थी। राजन चुपके से घर से निकल जाता तो बाकी रात भी गुजर जाती। सुबह हो जाने पर किसी को मालूम होता, मगर उसी वक्त किसी ने शोर क्यों मचाया? इसलिए कि वो राजन को लाश गायब करने और कोई फैसला करने की मोहलत देना नहीं चाहते थे। राजन को वक्त मिल जाता तो वो एक ही रात में सारा नक्शा बदल सकता था। वो राजन से खूब वाकिफ थे। शुक्ला मेज पर कुछ और झुकाया। विठल ने कहा कि पुलिस ने जरूर किसी दूसरे इम्कान पर गौर किया होगा, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, तो उसने राजन ही को गनीमत जाना। ताहम इलाके में छापे और दूसरी गिरफ्तारियों से ये मुराद है कि पुलिस का यकीन मुतजलजल हुआ है। पुलिस को कोई आला भी घर से दस्तयाब नहीं हुआ। वक़्त का तयन भी मुश्किल है और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। तुम्हारे ख्याल में फिर वो कौन थे? शुक्ला बेताबाना पूछा। आप पूछते हो वो कौन थे साहब? विठल ने नगवारी से कहा। उनको पता था राजन किस टाइम औरत के पास जाता है, कब तक उधर पड़ा रहता है, कौन से सेठ से उसका लाग अलाप है, जिसके वहाँ टूंटे की हवाई सुन के उसकी खोपड़ी उलट सकती है। उसका जेल जाना दादा कितना दिल पे ले सकता है, कैसा मरखना हो सकता है? विठल ने शुक्ला को बताया कि वो पीरू के मिजाज आशना थे। पीरू की जिम्मेदारी थी कि वो अपने जेरे नगी अंधेरी के पाड़े पर फौरन जाए और सूरत हाल समझने और उसे काबू में करने की कोशिश करे। किसी पाड़े के भत्ते में हिस्सेदार बनने का मतलब उस पाड़े पर आने वाली किसी आफत में शिरकत भी है। उसे हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देना। चुनांचा राजन के दिफा के लिए पीरू का अपने पाड़े से बाहर निकलना लाजिम था। वो पीरू को मुंतशर करने में कामयाब हो गए, उसे अपने पाड़े से बाहर निकालने और उसके मामूलात में रखना डालने में। पीरू अंधेरी पहुंच के मुसलसल दौड़ भाग करता रहा। उसके काम बहुत से थे। एक तरफ अंधेरी के पाड़े के दिलशिकस्ता और बरगिश्ता लोगों की लगाम खींचे रखना, इलाके में असल वाक़े के शवाहिद ढूंढना, पुलिस से राजन की वकालत करना वगैरह वगैरह। उधर उन्होंने तरह तरह की अफवाहें फैला के उसे सुकून से नहीं बैठने दिया। पीरू की नज़र में अगर राजन का जुर्म साबित हो जाता तो उसका अंधेरी में तादेर ठहरे रहने का कोई जवाज़ नहीं था। उसका काम किसी नए दादा की तकर्री पर ख़त्म हो जाता, लेकिन राजन की रुदात में उसे बहुत सारा सच नजर आया। इसलिए पीरू को ज़्यादा तकदो करनी पड़ी। अच्छा फल बरामद होने की उम्मीद आदमी की कोशिश बढ़ा देती है। यकीनन पीरू ने पहले अंधेरी के पाड़े पर राजन के साथी टटोले होंगे, फिर इलाके के सेठ साहूकार छाने होंगे जिनसे राजन के हाथ मुरासम थे या जो राजन से खार खाते थे। किसी और जानब इसकी निगाहें भटकती रही होंगी। ये पीरू के लिए शहर के सबसे बड़े दादा की हैसियत से वकार का मसला था और ख़ुद उसके अपने दिल के इत्मीनान का भी। एक और वजह भी थी। बम्बई से पीरू की अदम मौजूदगी के दौरान 3 पाड़े सरकशी इख्तियार कर चुके थे। अंधेरी का पाड़ा भी उनमें शामिल था और गो सभी पीरू की वापसी पर दोबारा महम के पाड़े से वाबस्ता हो चुके थे, लेकिन उनमें अपना एतमाद बहाल करने बल्कि फजू करने और शहर के दीगर पाड़ों को यह बावर कराने के लिए कि पीरू एक जिंदा हकीकत है और उससे मुफर मुमकिन नहीं। राजन के मामले में पीरू की सरगर्मी एक फितरी वाक़या है, मगर उसे क्या अंदाज़ा था कि वह खुद नरके में आ चुका है। गली के कुत्तों ने एका कर लिया और घात लगाए उसका ताकुब कर रहे हैं। जंगल के शेर को उसके पसहुर्दा पले हुए भेड़िए हीले ही से मार सकते हैं। वो बस किसी एक मौके की तलाश में थे। इस काम में उन्हें देर भी लग सकती थी, हो सकता है उनके जहन में कुछ और भी हो, लेकिन उन्हें महम के पाड़े पर किसी से मालूम हो गया कि आज रात कांते का 40वां है और पीरू जुलीन के घर बांदरे जा सकता है। पीरू ने शिरकत का मशरूत वादा किया था कि आ सका तो आ जाएगा, मगर उसने किसी तरह वक़्त निकाल लिए क्योंकि कांते की बात थी। उधर वो अंधेरे में फन काढ़े तो उसकी वापसी की रात तकते रहे। माची पीरू के साथ था, इससे बेहतर सूरत उनके लिए और क्या हो सकती थी? तुम्हारा मतलब है चाची और विकी? शुक्ला हकलाते हुए बोला। जाजी तो सुअर का महम के पाड़े पर पड़ा ऐंठ रहा था। विठल की आवाज़ अकड़ गई। उसने शुक्ला को बताया कि विकी और टॉमी के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं जो मुमकिन है यहाँ के ना हो, गोवा से उनके साथ आए हों और मारी भी उन्हें ना जानती हो। किसी और का नहीं, पीरू दादा का मामला था। उनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है मगर बहुत ज़्यादा नहीं। राजा ने जाजी की देखा देखी जाजी की शय पर महम के पाड़े का बत्ता बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसे पीरू की वापसी की खबर मिली वो रकम लेके आ गया और उसने पीरू के पैर पकड़ लिए। राजन की यह हजमियत जाजी के लिए दिलशकनी का बायस होगी कि एक और बुत टूट गया। राजन की महबूब औरत के कत्ल का सबब राजन से उनाद नहीं था। जाजी को मालूम था कि राजन के पास दूसरा रास्ता भी है। वो बदनसीब तो चारा बन गई। अंधेरी का इंतहाब उन्होंने खूब सोच समझ के किया था। महम से अंधेरी का फासला खासा है, कलाबे से और ज़्यादा। पुलिस उनसे दूर ही रहेगी और उन्हें राजन की रकेल जैसी किसी अजनबी औरत ही को मुंतखब करना चाहिए था। एक ऐसी औरत जिसका ताल्लुक कभी बाजार से रहा हो और मुतअद्दिद आशनाओं से रब्ते खातिर। उस औरत से जार्जी और विकी का कोई रब्ता या वास्ता नहीं होगा। वो कभी राजन के घर भी नहीं गए होंगे। औरत से कहानी ही कुछ और समझ में आती है।
पुलिस किरदारों को खोजती रहे, पसे मंजर के लिए टापती रहे। अंधेरी के इलाके में राजन के साथियों, अड़ोसियों पड़ोसियों को नोचती रही और राजन के सर पर तलवार लटकती रहे और पीरू भी अंधेरी में गली गली भटकता सर पटकता रहे। अंधेरी में पीरू की आमद, राजन के दिफा के लिए उसकी बेताबियों से पुलिस अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अंधेरी के इलाके में राजन के हरीफ ढूंढ रहा था और उसने राजन के जुर्म पर पुलिस का यकीन फीका कर दिया था। पुलिस जानती थी कि यह बात राजन के बदख्वाहों, उस औरत के कातिलों के लिए कितने तरद्दुद का सबब होगी। सो उन्होंने अपने गिरबान तक पीरू के हाथ पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया।